गुड इवनिंग बच्चों। आज जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग उसमें पढ़े थे क्वांटीकरण। आज इसको थोड़ा मोड़ा एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको क्लियर कर लेंगे। तो इसमें बताए थे कि किसी भी पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, यानी कि एक पूर्ण गुणज के रूप में निकल सकता है, एक पूर्ण संख्या हो सकती है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आज इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि इसको कैसे प्रैक्टिकली देखा जा सकता है, कैसे इसको समझा जा सकता है। तो इसमें देखेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पर आवेश की मात्रा यानी Q की मात्रा है 2.0 × 10 का पावर -9। ये टोटल इस पे आवेश दिखाया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि ये बताइए, इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि यह वस्तु ऋणावेशित है, यानी कि इस वस्तु पे इतना आवेश उपस्थित है 2 × 10 का पावर -9 कूलाम, और ये वस्तु ऋणावेशित है। तो बताइए कि इस पर ये आवेश पॉसिबल है कि नहीं है, यानी कि आवेश इस पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कितने इलेक्ट्रॉन इस पे बाहर, इससे बाहर निकले होंगे या फिर इस पे बाहर से आए होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कल जो हम फॉर्मूला पढ़े थे Q = N × E से, आज इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि E का मान 1.6 × 10 -19 कूलाम होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और हमें यहाँ पे ये पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो इस पिंड से बाहर गए हैं या फिर किसी पिंड से इस पिंड पर अंदर आए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है ऋणावेशित। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है, इसका सेंस ये है कि उस वस्तु पर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, न कि उस पर से कोई बाहर गए हैं इलेक्ट्रॉन। अगर किसी वस्तु पर से बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब वो पॉजिटिव बनेगी, वह धनावेशित बनेगी। यानी कि ऋणावेशित पहला ये सेंस क्लियर कर दे रहा है, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये दे दे रहा है कि इस पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, अब हमें पता ये करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। और देखिए यहाँ पर अगर n का मान कोई कंप्लीट नंबर आती है, कोई पूर्ण संख्या आती है, तो इसका मतलब है कि हाँ उतना आवेश इस पर पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर n का मान बटे में आ रहा है या फिर कोई निगेटिव संख्या आ रही है, बेसिकली बटे में कह सकते हैं या दशमलव में कह सकते हैं, तो यानी कि उस पर उतना आवेश पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई परिमेय संख्या के बाहर में रूप में न बाहर निकल सकता है न उस पर आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। Q का मान हमें दिया गया है 2.0 × 10 का पावर -9 कूलाम, बराबर n का मान हमें नहीं पता है लेकिन E का मान हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पर रख सकते हैं हम 1.6 × 10 -19 कूलाम। अब देखिए यहाँ पे जब n का मान निकालेंगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है, तो इसको जब इधर भेजा जाएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n = 2.0 × 10 -9 अपॉन में 1.6 × 10 -19। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो n = यहाँ पे हम अगर गुणा कर दें 10 का, तो यहाँ पे ये 20/16 और गुणे, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे देखिए ये 19 माइनस में है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों पहले से माइनस में है, लेकिन ये 19 ऊपर जा करके तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको भाग करें हम तो n = देख सकते हैं कि ये 16 में 20 में 16 का एक बार भाग जाएगा तो 1 और 4 बचेंगे। अगर 4 बचेंगे तो इसमें हम 40 को उसको मान करके और भाग करें 16 से तो लगभग में 2 बार जाएगा, क्योंकि 16 दूना का 32 हो जाएगा, 8 बचेगा। तो 1.2 ले लेते हैं लगभग में मान, और ये गुणे हो जाएगा 10 का पावर, इसमें से अगर 19 में से हम 9 को घटाएं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 10। और अगर हम इसको गुणा करें कंप्लीट, इसको 1.2 को कंप्लीट करना चाहें तो ये हो जाएगा लगभग में 12 × 10 का पावर 9। चूंकि 12 × 10 का पावर 9 एक कंप्लीट संख्या है, यानी कि इसका कहने का सेंस है कि यहाँ पे हम 12 के पीछे 9 जीरो लगा सकते हैं, जो कि करोड़ों से भी ज़्यादा संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यह करोड़ों से भी ज़्यादा संख्या एक कंप्लीट संख्या है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो यह n का मान है यह एक पूर्ण संख्या के रूप में मिल रहा है, यानी कि इस वस्तु पर इतना आवेश पॉसिबल हो सकता है, यानी कि इस वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है। और उस पर अगर ऋणावेशित आवेश है
या वह वस्तु ऋणावेशित है, तो इसके कहने का क्या मतलब है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर आने का सेंस है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की उस पर अधिकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वांटीकरण का, क्वांटाइजेशन का अप्लाई करने का रूल। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु पे आवेश कितना पॉसिबल हो सकता है, और आवेश जितना पॉसिबल हो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बाहर गए हो या फिर किसी वस्तु से अंदर आए हो। तो अगली इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला पहला क्वांटाइजेशन हमने देखा, क्वांटीकरण देखा। अब इसमें देखेंगे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, जैसा कि हमें पता है, हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि आवेश इसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब देखिए, इन धनावेश और ऋणावेश के बीच में एक प्रकार का बल लगता है जो आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे इस प्रॉपर्टी में कि कब आकर्षण बल लगता है और कब प्रतिकर्षण बल लगता है। तो देखिए, आकर्षण बल जब विजातीय आवेश होंगे, विजातीय अर्थात इसको हम विपरीत भी कह सकते हैं। जब विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, और जब समान आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे मान लीजिए, इसमें अगर धनावेश और ऋणावेश के आधार पर देखें तो इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि अगर दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए कोई वस्तुएं हैं दो, तो एक ये धनावेशित है यानी इस पे प्लस चार्ज है, और ये कोई वस्तु है ये भी धनावेशित है यानी कि इस पर भी प्लस चार्ज है। तो इस केस में अगर हम देखें तो दोनों वस्तुएं एक समान प्रकृति के आवेश वाली हैं, दोनों धनावेशित हैं, यानी कि इनके बीच में यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यह एक दूसरे को धक्का देंगी, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों वस्तुएं निगेटिव हो, निगेटिव का अर्थात ये कह सकते हैं इसको ऋणावेशित। अगर ये पहले वस्तु भी ऋणावेशित है और दूसरी वस्तु भी ऋणावेशित है, तो इस केस में भी अगर चेक करें तो दोनों आवेशों की प्रकृति एक जैसी है, सेम है, तो इस केस में भी इनके बीच बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का। लेकिन तीसरा केस की अगर हम बात करें तो तीसरे केस की, तो अगर पहली वस्तु पॉजिटिव हो यानी धनात्मक हो और दूसरी वस्तु निगेटिव हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली वस्तु निगेटिव हो और दूसरी वस्तु पॉजिटिव हो, तो इस केस में अगर हम चेक करें तो यह धनात्मक है और यह वस्तु ऋणात्मक है। तो इस केस में अगर इनकी आवेश की प्रकृति देखी जाए तो विपरीत है, और इस विपरीत आवेश के कारण इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो भी दो आवेश होंगे अगर विपरीत आवेश के हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, अगर समान आवेश के हैं तो आकर्षण बल लगेगा। ये हमारे आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी है। देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी अब देखते हैं आवेश की, जो कि है आवेश संरक्षण का नियम। देखिए, जैसा कि पिछले क्लासेस में आपने पढ़ी होगी ऊर्जा संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण का नियम, उन नियमों में अक्सर करके संरक्षण के बारे में बताया गया जो टॉपिक होता है। उसी तरीके से आवेश संरक्षण का नियम भी है, यानी कि किसी वस्तु पर न तो हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं न ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। हम केवल एक काम कर सकते हैं कि किसी आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, ये कोई वस्तु आवेशित है और ये वस्तु अनावेशित है, यानी कि पहली वस्तु पर आवेश है, इस वस्तु पर आवेश है, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कोई भी हो सकता है, और इस दूसरी वस्तु पर आवेश नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इन पर आवेश का स्थानांतरण हम कर सकते हैं, यानी कि इस वस्तु से इस वस्तु को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। इसकी भी अनेक विधियां हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इनको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है, केवल इनको एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक भेजा जा सकता है।
और ये सिंपल सा एक नियम है। उसके बाद अगला देखते हैं, जो अगली प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी, ये है आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम, यानी ये नियम ये कहता है, योज्यता का सेंस है यहाँ पे जोड़ने से, आवेशों को जोड़ने से। यानी कि जैसा कि हम देखें, आवेश बेसिकली दो प्रकार के होंगे, एक धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा। अगर उनको हमें जोड़ना है, यानी कुल मिला जुला के एक कंक्लूजन उनका निकालना है, तो ये नियम क्या कहता है कि अगर किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर आवेश है, तो उन आवेशों का पूरा अगर हम योग देखें तो उनका योग केवल एक बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग। इस बीजगणितीय योग का मतलब है कि जिस तरीके से हम किसी संख्या को एक सीधे तौर से सिंपली जोड़ते हैं, उसी तरीके से हम आवेशों को भी आसानी से एकदम जोड़ सकते हैं। लेकिन एक इसमें चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें अगर आवेशों को जोड़ना है तो उनके चिन्हों का जरूर प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई दो पिंड है, यह कोई पिंड है जिस पर +2 कूलाम आवेश उपस्थित है, और यह कोई दो पिंड है जिस पर -2 कूलाम आवेश उपस्थित है। तो अगर इन पिंडों के टोटल आवेश को जोड़ा जाएगा तो बीजगणितीय योग का सेंस है कि यहाँ पे हम इस प्रकार से नहीं जोड़ेंगे कि 2 और 2 टोटल जोड़ देंगे, क्योंकि इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम इनको इनके चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, यानी कि +2 के साथ साथ -2 को भी लेके चलेंगे, तो इनका टोटल योग आएगा 0। यानी कि इन दोनों का आवेशों को अगर एक दूसरे के संपर्क मिला दिया जाए, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, तो इन पर टोटल आवेश का मान 0 हो जाएगा। तो कभी भी जब हम आवेशों को जोड़ेंगे तो उनको बीजगणितीय रूप में तो जोड़ेंगे ही, लेकिन उनके चिन्हों के साथ उनका योग किया जाएगा, क्योंकि उनको मिलाने से, उन आवेशों को जोड़ने से आवेश का मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि आवेश की प्रकृति क्या है। अगर आवेश समान प्रकृति के हैं, जैसे एक 5 कूलाम का आवेश हो गया, दूसरा कोई 10 कूलाम का आवेश हो गया, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो यहाँ पे +5 और +10 हो जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे आवेश का मान 15 कूलाम हो जाएगा। लेकिन यही अगर इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, यहाँ पे -10 हो जाता है, तो यहाँ पे +5 और प्लस ये हो जाएगा -10। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो +5 - 10 = टोटल हो जाएगा -5 कूलाम आवेश। तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं किसी भी आवेश को तो उनके चिन्हों का जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं विद्युत आवेश की इकाई, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर विद्युत आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक SI यूनिट में कूलाम होता है। SI यूनिट में कूलाम होता है। लेकिन अन्य पद्धतियों में बात करें तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला पड़ेगा कि आपकी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो आवेश का अगर हमें मान निकालना है तो यहाँ से हम इसका पाशांतर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो यहाँ पे धारा का मात्रक हमें पता है कि एम्पियर होता है और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आवेश का मात्रक होगा वह एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, कूलाम भी हो सकता है, लेकिन यह कूलाम SI यूनिट में होता है, जबकि यह एम्पियर सेकेंड MKS यूनिट में होता है। रुकिए, तो अगर आवेश के अन्य मात्रकों की बात करें तो इसमें एक माइक्रो कूलाम भी आता है, माइक्रो कूलाम, जिसको μc से दिखाया जाता है। इस माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम। यह फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद एक और है नैनो कूलाम, जिसको NC से दिखाया जाता है। इसका मान होता है 10⁻⁹ कूलाम।
ठीक है। इसके बाद ये आवेश के मात्रक हैं जो कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले हैं। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। अब इसके बाद देखते हैं हम आवेशन की प्रक्रिया, जैसे किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेशन की प्रक्रिया। तो आवेशन की प्रक्रियाओं के बारे में बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहली है घर्षण विधि, दूसरा है चालन विधि, और तीसरा है प्रेरण विधि। इनको हम बारी बारी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं घर्षण विधि क्या होती है। देखिए, इसमें किन्हीं अगर दो अनावेशित वस्तुएं हैं, कोई अनावेशित दो वस्तुएं हैं, ये दोनों की दोनों अनावेशित हो, यानी कि इन पर कोई आवेश पहले से उपस्थित न हो, तो अगर इन दोनों वस्तुओं को संपर्क मिला करके एक दूसरे से घर्षण कराया जाए तो इसमें होता क्या है कि इनमें से किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी अन्य वस्तु में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि इनमें से एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित हो जाती है। जैसा कि पहले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कागज और बाल का, उसमें भी दोनों वस्तुओं का जब घर्षण कराया जाता है, कलम को बाल में रगड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके और दूसरी वस्तु में आ जाता है। बेसिकली उसमें हम बाल और प्लास्टिक की कलम की बात किए थे। तो अगर इन दोनों वस्तुओं का घर्षण कराया जाता है तो यह कलम प्लास्टिक की बनी होती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक की अक्सर करके जो वस्तुएं होंगी वह ऋणावेशित ही होती हैं, अन्य वस्तुओं उसकी अपेक्षा धनावेशित हो जाती हैं। तो इस केस में इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से पहले इन पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन बाद में इनको घर्षण करने के बाद इन पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से ये आवेशित हो जाती हैं। तो ये है घर्षण की आवेशन की पहली विधि, घर्षण विधि। अब बात करते हैं चालन की। देखिए, इस विधि में होता क्या है कि अगर कोई वस्तु आवेशित है, ये किसी विद्युत रोधी स्टैंड से खड़े हुए हैं, इनको खड़ा किया गया है, तो ये वस्तु आवेशित है, इस पर मान लीजिए कि माइनस चार्ज है, और ये कोई वस्तु अनावेशित है, इस पर अगर आवेश का हमें स्थानांतरण करना है, इस वस्तु को अगर आवेशित बनाना है, तो इसमें हम एक काम करते हैं कि इसमें एक चालक तार द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब चालक तार से इस वस्तु से चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस पर से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के और इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं। यानी कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अन्य अनावेशित वस्तु से किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो अनावेशित वस्तु के आवेशित होने में ही चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए, आवेशों का जो स्थानांतरण होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु पे आवेश है तो उस पर से आवेश स्थानांतरित होकर दूसरी अन्य वस्तु पे जाता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इसमें जाते हैं। अब इसमें देखें तो मान लीजिए कि पहले इस वस्तु पर आवेश का मान 5 कूलाम हो, प्लस 5 कूलाम हो, या फिर माइनस 5 कूलाम ले लेते हैं, माइनस 5 कूलाम हो, तो इस पर आवेश का फ्लो तब तक होता रहेगा, आवेश तब तक इस पर स्थानांतरित होता रहेगा जब तक कि दोनों का आवेश सेम ना हो जाए। तो इस पर अगर इस वस्तु का आवेश देखें तो इस पर कोई पहले आवेश नहीं था, यानी कि 0 था, 0 कूलाम था। तो दोनों वस्तुओं पे परिणामी आवेश अगर हम चेक करेंगे तो देखिए, पहले पे -5 कूलाम आवेश और दूसरे पे टोटल आवेश 0 है, तो इनको जोड़ करके इनका औसत निकाल लिया जाता है। तो औसत निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा -5/2, यानी कि ये कटेगा तो आ जाएगा 2.5 माइनस चार्ज, यानी कि इस वस्तु पे भी बाद में 2.5 ऋणावेश, इस वस्तु पर भी 2.5 ऋणावेश आ जाएगा। यानी कि तब तक इन पर आवेश फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। अगर मान लीजिए कि ये कोई दो वस्तुएं हैं, इस वस्तु पर आवेश पहले से -3 कूलाम हो और इस वस्तु पर आवेश पहले से 7 कूलाम पॉजिटिव रहा हो, तो इनका अगर परिणामी आवेश हम निकालें तो इनको एक साथ अगर जोड़ दिया गया है
एक साथ चालक तार से जोड़ा गया है तो इनका जो परिणामी आवेश निकलेगा वो दोनों पर बराबर होगा, और वह बराबर कितना होगा इसको हम निकाल सकते हैं -3 और +7 और बटे में 2, यानी कि टोटल ये हो जाएगा 4/2, यानी कि यह 2 होगा। और इसके सामने कुछ नहीं का मतलब है कि यह पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि अंत में संपर्क के बाद इस वस्तु पर भी 2 कूलाम धनावेश आ जाएगा और इस वस्तु पर भी 2 कूलाम धनावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से चालन विधि का प्रयोग किया जाता है किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से आवेशित करने के लिए। इसके बाद आप समझते हैं प्रेरण विधि को। तो इसके लिए देखिए, अगर कोई 2 वस्तुएं हैं जो पहले से संपर्क में रखी गई हैं और इन पर पहले से कोई आवेश न हो, यानी कि ये दोनों वस्तुएं अनावेशित हों, इन पर पहले से कोई आवेश नहीं है, लेकिन अगर कोई आवेशित छड़ इनके पास लेके जाई जाती है, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, और क्या किया जाता है कि इन दोनों वस्तुओं को थोड़ा एक दूसरे से दूर किया जाता है, यानी कि इन वस्तुओं की अगर दूरी बढ़ा दी जाती है एक दूसरे से और आवेशित छड़ को इसके पास लेके आया जाता है, तो जो छड़ के पास वाली वस्तु होती है उसके एक सतह पर, यानी कि इस छड़ के पास वाली सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इस वस्तु के इस सतह पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और दूसरी वस्तु के दूसरी सतह पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर इस छड़ को हटा लिया जाता है, यहाँ से हटा लिया जाए तथा इन वस्तुओं के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया जाए, तो इन वस्तुओं की बीच की दूरी और बढ़ा देंगे तो जो इसका आवेश इस पृष्ठ पर, केवल एक पृष्ठ पर उपस्थित था, वह अब पूरे के पूरे इस वस्तु पर फैल जाएगा समान रूप से, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था ये भी पूरी की पूरी वस्तु पर फैल जाएगा। तो ये है घर्षण विधि और चालन विधि तथा प्रेरण विधि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए। और इस चैप्टर में बेसिकली न्यूमेरिकल्स में हमें ये वाली विधि यानी कि चालन विधि ज़्यादा प्रयोग में आने वाली है।